Consider guys, ये हमारा application है. We have to test such kind of application. Okay. आज this application. Now ये application में okay, Facebook ये इसका जो URL है https://www.facebook.com. Okay, consider this is our application under the test, means AUT application under the test. तो इस एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी क्या है गाइस? एनीवन? सिनेरियोस कौन-कौन से आ जाएंगे? यू ऑन म्यूट? योगेश? Okay. Under this application, what are the functionalities and how many there are test scenarios in this application? Four. Anyone? Four scenarios. There are four. उनका नाम, email ID, password. Login, forgotten password, create a page. Right? और हमारा वेब पेज कौन सा है? मेन पेज कौन सा है? Facebook. मेन पेज हो गया, ये लॉगिन पेज. ओके, जिसकी फंक्शनलिटी हाई है. ओके, सो अंडर दिस सिंगल वेब पेज. ओके, ये सिंगल वेब पेज में हमारे पास 4 सिनारियोज है. ओके, सिनारियोज, फर्स्ट वन लॉगिन का सिनारियो है, सेकंड सिनारियो है फॉरगॉटन पासवर्ड का, थर्ड सिनारियो है क्रिएट न्यू अकाउंट का, और एक चौथा सिनारियो है क्रिएट अ वेब पेज का. तो आई कैन राइट दिस वन. चलिए हम लोग सिनारियोज बनाते हैं. लाइक ब्लैंक so I will name it as a test scenario. Then दूसरा कॉलम क्या रहेगा मेरा? Test cases. Requirement number, requirement ID or requirement number. Then I will add one more column, that is main functionality कौन सी है मेरी? Functional. Main functionality I will that is okay. Currently I am on the login page. ये जो मेरा पेज है कौन सा है वो? लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी. ओके, बट इसी फंक्शनलिटी मेरा मेन पेज है. ओके, नाउ इसी फंक्शनलिटी में क्या क्या है मेरे पास में? आई हैव अंडर द सिंगल फंक्शनलिटी, इसके अंडर में जो टेस्ट सिनारियोज है मैं वो लिखूंगा. टेस्ट सिनारियोज, Test cases. नाउ टेस्ट केस नेम, उनसे रिलेटेड टेस्ट केसेस नेम. Yes. Test cases. ओके, देन सिनारियो क्या होता है गाइस? इज बेसिकली वन लाइन सेंटेंस. कंसीडर कीजिए टेस्ट सिनारियो इज नथिंग बट एक आपको लोगों की पिक्चर है और उसका ट्रेलर हो गया आप लोगों का टेस्ट सिनारियो. टेस्ट केस नेम मतलब पूरी की पूरी पिक्चर. नाउ आई कैन राइट इज अ डॉक्यूमेंट रेफरेंस. TS requirement, functionality, TS test scenarios. डॉक्यूमेंट रेफरेंस एंड देन चलिए मैं इतने सारे कंसीडर करता हूँ सिनारियोस. The bold, I can make it with the colors also. Okay. Now, सबसे पहले what is the page? It's the Facebook.
मेन फंक्शनैलिटी है लॉगिन की फंक्शनैलिटी, और वी कैन राइट इट एज अ फेसबुक पेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन लॉगिन पेज। 12% login page. बे यार I can name it as a test scenario। कौन सा है मेरा? I can name it as a 01 underscore I can make it as a 2, I can make it as a 3, underscore 0 3। If you are having any question, feel free to ask। और मैं यहाँ पे चौथा सिनारियो का नंबर भी दे देता हूँ। Okay। yes यार Now main functionality requirement ID, I can make it as a any requirement ID such suppose कि जैसे हम लोग लॉगिन पेज के लिए किया था रिक्वायरमेंट, चलो करंटली मैं सबके लिए यही रिक्वायरमेंट मेंशन करता हूँ। सर थोड़ा झूम करिए सर। ऑन साइड बटन I think it should be fine। I will make it as a 150। okay। now ये हो गया रिक्वायरमेंट आईडी। इट कैन बी एनीथिंग एज पर योर टेस्ट प्लान। ओके, जो कि आप लोगों का टेस्ट लीड बनेगा। आई विल मेक इट एज अ मेन फंक्शनलिटी। आई विल सबके लिए कॉमन रखूंगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टेस्ट सिनेरियो क्या है? पहली फंक्शनलिटी वेरीफाई, क्या नाम था, हम लोग प्रॉपर एक नेम देंगे। लॉग इन फंक्शनलिटी, फॉरवर्डन पासवर्ड, ये होगी दूसरी फंक्शनलिटी वेरीफाई। लॉगिन के जगह पे द सेकंड वन फॉरवर्डन functionality। Then we have the create new account functionality। create new account, create a new page। account, create page, login functionality, verify, forget password। okay, login page, okay। test के scenario, test case document reference। okay, create a page functionality। ओके, तो इसमें इतने सारे टेस्ट सिनेरियोज है मेरे। ओके, एंड नाउ एज पर द वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी, तो अंडर द ये हो गया एक सिनेरियो। सिनेरियो मतलब इट्स बेसिकली सिंगल लाइन सेंटेंस। एक सिंगल लाइन सेंटेंस था, एक सिंगल लाइन वर्ड है वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी। बट इसके अंडर में क्या है? सो वी हैव अंडर द लॉगिन वी कैन लॉग इन by entering email address or phone number, by entering password। okay, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सो वी कैन राइट द पॉजिटिव टेस्ट केसेस एज वेल एज द नेगेटिव टेस्ट केसेस। तो वो जो टेस्ट केसेस है वी कैन राइट इट n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो करंटली फिर इसके अंडर में एक और फंक्शनैलिटी बनेगी। सो इसके अंडर में हो सकते हैं टेस्ट केसेस अंडरस्कोर 01 पॉजिटिव टेस्ट केसेस हो जाएगा। ओके, verify by entering valid credential, user should be able to log in to the Facebook application। okay, then verify by entering blank
this team should show error message. N number of we can write the test cases. Okay. Now document reference we can mark it as either BRS or ARS. Okay. SRS or BRS. And then we don't have anything. Okay. So ये जो होती है आप लोगों की वेरीफाई लॉगिन टेस्ट सिनारियो बेसिकली इट्स अ सिंगल लाइन सेंटेंस. ओके. एक सिंगल लाइन सेंटेंस होता है और उसी के अंडर में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉगिन फंक्शनैलिटी. तो उसके लिए हम लोगों के पास वी कैन मेक अ पर्टिकुलर न्यू शीट फॉर दैट वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी. देन हम लोगों को एक पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट आईडी वगैरह मिल जाएगी. तो उसी के बेसिस में हम लोग आज डिस्कस करते हैं. आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो अगर मुझे एक पर्टिकुलर डिफेक्ट मिले. लेट्स सपोज कि ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मैं यहाँ पे let's suppose I can see the password. So let's suppose एंट्री क्राइटेरिया मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. वैलिड यूजर नेम और वैलिड मोबाइल नंबर. ओके. ईमेल एड्रेस और फोन नंबर. बट लेट्स सपोज दिस फील्ड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर व्हेन वी क्लिक ऑन दिस फील्ड इट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग. जो मैं इनपुट दे रहा हूँ अभी इनपुट किससे दूंगा मैं करंटली फिजिकल कीबोर्ड से. ओके. लैपटॉप से. ओके. कीपैड जो होगा मेरा उससे. बट अगेन लेट्स सपोज कि ये इनपुट नहीं ले रहा है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया डिफेक्ट. दूसरा डिफेक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वहाँ पे करंटली अभी एनक्रिप्टेड है. बट अज्यूम दैट कि ये एनक्रिप्टेड ना होके पासवर्ड्स आर विजिबल. तो इट्स अ डिफेक्ट. सिक्योरिटी क्या होता है जब टेस्टर एक डिफेक्ट फाइंड आउट करेगा या फिर बग फाइंड आउट करेगा. ओके. सो दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल. और इसमें ये जो न्यू असाइन रिजेक्टेड ओपन टेस्ट डिफर्ड रीओपन वेरीफाइड क्लोज ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को ये होते हैं उसके स्टेटस है. ओके. जस्ट लाइक आप लोगों का स्टेटस होता है कि आप लोग व्हेन यू यूज स्टेटस इन द सेंस आप लोग जब एक पर्टिकुलर करंटली यू आर नॉट यूजिंग एनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. ओके. तो इतने सारे स्टेटस है. स्टेटस है मतलब अब ये डैनियला मैंडेरा. ओके. सो हम लोग जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का वे होता है नॉट द जीमेल इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट टीम. ओके. एमएस टीम्स. ओके. तो उसमें हम लोग ये स्टेटस रख सकते हैं. अवेलेबल मतलब ये स्टेटस हर किसी को विजिबल होगा. ओके. अवेलेबल आप लोगों का स्टेटस होगा तो सामने वाला आप लोगों को मैसेज करेगा. ओके. सामने वाला आप लोगों को कॉल भी कर सकता है. ओके. आप लोगों का स्टेटस बिजी होगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि दिस द पर्सन ओके जिसका स्टेटस बिजी है वो अभी करंटली बिजी है. ओके. आप लोगों का स्टेटस डू नॉट डिस्टर्ब हो सकता है. बी राइट बैक होता है. अपियर अवे अपियर ऑफलाइन. ओके. और हम लोग कुछ कस्टम ड्यूरेशन के लिए हम लोग स्टेटस मैसेज भी रख सकते हैं. लेट्स सपोज कि मैंने जो मंडे है मेरा आज मंडे तो लेट्स सपोज कि मैं कल और परसों छुट्टी पे हूँ. बट अभी मैं डिक्लेयर कैसे करूंगा तो मैं सिंपली अपना स्टेटस रख दूंगा. ड्यूरेशन में जाके मैं अपना एक कस्टम स्टेटस रख दूंगा. यहाँ पे एक सेट स्टेटस मैसेज आ रहा है ना तो एक कस्टम स्टेटस रख दूंगा कि आई एम ऑन अ पर्सनल हॉलीडे. आई एम ऑन अ पर्सनल वेकेशन ऑन दिस डे. ओके. सो दैट कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों को आपके स्टेटस से पता चल जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट जो है करंटली छुट्टी पे है या फिर आउट ऑफ द टाउन है या फिर डू नॉट डिस्टर्ब है या फिर बिजी है. ओके. तो सच काइंड ऑफ स्टेटस वी आर. सेम थिंग हमारा डिफेक्ट का भी एक पर्टिकुलर स्टेटस रहता है. सो दीज आर ऑल द स्टेटसेस. न्यू हो गया, असाइन हो गया. ओके. तो इसके बारे में वन ऑन वन पढ़ते हैं.
न्यू, फर्स्ट स्टेटस इज न्यू, ओके। जब हम लोग कोई भी डिफेक्ट, ओके, आप लोगों को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, व्हेन QA फाइंड्स अ न्यूली बग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन द हिंदी। जब हम लोगों को कोई भी डिफेक्ट मिलता है, बग मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी परफॉर्म करेंगे? एनीवन? If we found a particular defect, Sanity what testing. kind of testing we gonna do? Regression testing, sanity Sanity testing, testing. smoke testing. Hmm? Sanity testing, sir. Answer, sanity testing करेंगे। Anyone? और what is the sanity testing का criteria क्या होता है? Sanity testing क्या बोलती है? Stable build or not. अगर मुझे defect मिला है, let's suppose कि यहाँ पे encrypted होना चाहिए था 1 2 3 4 5, ओके, और मुझे ये जो है वो encrypted नहीं है, ओके, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? मैं ये चेक कर सकता हूँ मेरा टेस्ट डेटा सही है कि नहीं है। गोपाल म्यूट करो, बहुत इशू हो रहा है। जब मुझे पर्टिकुलर डिफेक्ट फाइंड आउट करता है, ओके, कंसीडर कीजिए सिंपल सिनेरियो, आप लोगों के एटीएम गोपाल आप लोग अपने एटीएम में से पैसे निकालते हो, आप लोग कैश विड्रॉ, जो कैश रहते हैं आपके पास ट्रे रहते हैं, वहां से सीधा पैसे ले लेते हो और आप लोग निकल जाते हो क्या? आप लोग एक बार चेक भी करते होंगे। काउंट करते राइट, तो सेम थिंग आप लोगों को डिफेक्ट मिला है भाई, आप लोग अभी कोई टेक्निकल, यू आर द टेक्निकल गाइज, यू हैव फाउंडेड द डिफेक्ट, ओके, और ये कोई पर्टिकुलर स्टेबल एप्लीकेशन नहीं है, ये अंडर डेवलपमेंट में है एप्लीकेशन, ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोगों को पर्टिकुलर डिफेक्ट मिला है। एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ये जो पासवर्ड की फील्ड है वो एनक्रिप्टेड होने चाहिए, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस। मैं कुछ भी एंटर करूं तो मुझे सिर्फ ये छोटे छोटे सर्कुलर्स, जो बुलेट्स पॉइंट्स है वो दिखने चाहिए थे, ओके, या फिर स्टार दिखने चाहिए थे, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, बट ये नहीं दिखते, ओके। ये मुझे जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ वो पर्टिकुलरली यूजर्स को दिख जाते, ओके, इट्स अ विजिबल, ये डिफेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा? ईमेल एड्रेस की फील्ड नहीं ले रही है मेरे इनपुट्स, ओके, लॉगिन की बटन नहीं काम करे, तो मैं क्या करूंगा? ऑन द वन शॉट कि मैं इसको एक डिफेक्ट मान के रेज करूंगा क्या कि ये भाई डिफेक्ट है, डेवलपर यू कैन सॉल्व इट सो दैट कि आई कैन टेस्ट दिस फंक्शनैलिटी। सबसे पहले मैं जो टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा उस टेस्टिंग का नाम है रीटेस्टिंग, whether that particular defect is valid or not, okay? I can enter n number of test data because no one is going to do testing with a single test data. आप लोगों के पास ईमेल आईडी पासवर्ड के कॉम्बिनेशन आ गए, वो बेसिकली क्या है? ईमेल आईडी पासवर्ड, दीज आर योर इनपुट्स, दीज आर योर टेस्ट डेटा। तो आप लोगों के पास सिंगल टेस्ट डेटा नहीं होगा, यू हैव द n number of टेस्ट डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो आप लोगों को जब भी डिफेक्ट्स मिलता है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? रीटेस्टिंग कर देते हो, ओके। और जब आप लोग इंश्योर होते कि यार दिस इज एक्चुअली डिफेक्ट, मैंने जितने भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ ना, सभी के साथ में वो सेम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने, चलो लेट्स सपोज कि गोपाल का ईमेल आईडी और गोपाल का पासवर्ड डाला, ओके, इट इज वन ऑफ द टेस्ट डेटा, तो वो मुझे विजिबल हो रहा है गोपाल का पासवर्ड। बट लेट्स सपोज कि मैं रोहित का ईमेल आईडी डालता हूँ, रोहित का पासवर्ड डालता हूँ, तो रोहित का पासवर्ड एनक्रिप्टेड रहता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस। और जो मैं बुलेट पॉइंट डालता हूँ उसके फॉर्म में एनक्रिप्टेड होता है, ओके। बट जब मैं गोपाल का डालता हूँ तो वो मुझे विजिबल होता है। तो मेरे पास जितना टेस्ट डेटा है, ओके, तो उससे मैं वेरीफाई कर लूंगा कि मैं जो डिफेक्ट रेज कर रहा हूँ वो इट्स अ वैलिड डिफेक्ट, नॉट अ डुप्लीकेट डिफेक्ट और नॉट अ कैजुअल डिफेक्ट, ओके। कि मैं जितना भी टेस्ट डेटा इनपुट दे रहा हूँ सभी के साथ में वो टेस्ट जो डिफेक्ट है वो एक्चुअल में अप्योर हो रहा है, वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट डेटा के लिए वो डिफेक्ट दिखा रहा है, मतलब जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखा रहा है, दूसरे के लिए विजिबल फॉर्म में दिखा रहा है, ओके। सो जब कोई भी मैं टेस्टर whether a particular person finds that particular defect, he will do the retesting and after that he will mark this abnormality as a defect और उसका स्टेटस होगा न्यू, ओके।
उसका स्टेटस क्या होगा, न्यू। देन QA शेयर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, अभी हम लोगों को किसको देना है, डेवलपर को बताना है, उससे पहले हम लोगों को लीड को इंश्योर करना है कि इट्स अ डिफेक्ट। रिक्वायरमेंट क्या थी कि पासवर्ड शुड बी इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म, ओके, बट जब मैं पासवर्ड डालता हूँ तो इट्स विजिबल, ओके, तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करे तो इट्स बेसिकली अ डिफेक्ट और अ बग। तो मेरे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कौन से मॉड्यूल में था वो डिफेक्ट, ओके, इट्स इन द मेन फंक्शनैलिटी, ओके, मॉड्यूल कौन सा था, सिनेरियो कौन सा था, लॉगिन का सिनेरियो था, उसके रिलेटेड टेस्ट केसेस क्या है, कौन से एट्रीब्यूट्स में मिला आप लोगों को, ईमेल एड्रेस थी एक एट्रीब्यूट और दूसरी थी पासवर्ड, आप लोगों को पासवर्ड में मिला है तो यू कैन रेज दैट कि पासवर्ड की जो फील्ड है उसी में हम लोगों को डिफेक्ट मिला है, ओके, नॉट इन द ईमेल एड्रेस और नॉट इन द लॉगिन बटन। नाउ तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मीन द सेम टेस्ट डेटा होना चाहिए, टेस्ट केसेस होने चाहिए, कौन से मॉड्यूल में वो डिफेक्ट आ रहा है वो होना चाहिए। सो QA दैट पर्सन हु हैज रेज दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट, तो उसका स्टेटस न्यू होगा, तो उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस करके एक टर्म होती है कि उस जो डिफेक्ट को हम लोग रिप्रोड्यूस कैसे करें, कौन से ब्राउजर में हम लोगों ने उस एप्लीकेशन को टेस्ट किया था, कौन सा URL यूज किया था, कौन सा एप्लीकेशन का ब्राउजर का वर्जन था, वी कैन ऑल मेंशन दिस, ओके, कौन से मॉड्यूल में था, इट्स इन द लॉगिन टेस्ट सिनेरियो, ओके, फंक्शनैलिटी क्या थी, पासवर्ड की फंक्शनैलिटी थी, टेस्ट केस नंबर वगैरह क्या था, वी कैन मेंशन दिस। उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, रिप्रोड्यूस मतलब ओके, एनीवन आस्क, टेस्ट लीड आप लोगों का पता है, लेट मी रिप्रोड्यूस, आप लोग उसको रिप्रोड्यूस करके दिखाइए। अगर समझो कि हम लोग उसको रिप्रोड्यूस करके दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग ये ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, URL लॉन्च कर रहे हैं, ये वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, ओके, ईमेल डाल रहे हैं, ईमेल इज एक्सेप्टिंग, ओके, पासवर्ड डाल रहे हैं, ओके, तो ये होती है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, आप लोगों ने जो डिफेक्ट रेज किया था, ओके, सो those defects which are in the status of new will be approved by the project manager, okay, बिजनेस एनालिस्ट और आप लोगों का जो भी डेवलपमेंट टीम का लीड होगा या फिर टेस्ट टीम का लीड होगा, वो पहले आप लोगों को अप्रूव करेंगे और उसके बाद वो उसका स्टेटस एज अ न्यू हो जाएगा, ओके। वी एज अ टेस्टर we can find the defect, we can find the abnormality, we can find the expectation is not matching with the एक्चुअल रिजल्ट्स, ओके, और उसको अप्रूव करेंगे कौन, आप लोगों के लीड्स, आप लोगों के मैनेजर, ओके। देन आप उन्होंने एक बार अप्रूव कर दिया तो आप लोगों का वो स्टेटस बन जाता है, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा असाइन। असाइन मतलब when a defect is assigned to the development team then the status of the defect changes to the assign। आप लोगों का जो डिफेक्ट पर्टिकुलर डेवलपमेंट टीम को असाइन होगा, नॉट द पर्टिकुलर डेवलपर। अभी डेवलपर कौन था, टेस्टर कौन था, ओके, लेट्स सपोज रोहित कुमार इज द टेस्टर फॉर हु इज टेस्टिंग दिस एप्लीकेशन। रोहित कुमार के और सारे कलीग्स हो सकते हैं जो सेम एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे हैं, ओके, और सेम हो सकता है कि ये मॉड्यूल जिसने बनाया वो पर्टिकुलर डेवलपर रहेगा, उसके कुछ कलीग्स रहेंगे वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को डेवलप कर रहे हैं। सो डेवलपर का जो लीड रहेगा उनके जीरा जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें मेंशन करेगा जिसको वो असाइन किया गया है। असाइन करना मतलब ये तूने मॉड्यूल के ऊपर ये तूने काम किया है, तूने डेवलपमेंट इसका किया है, लेट्स सपोज गोपाल इज द डेवलपर, ओके, सो डेवलपमेंट टीम का जो लीड है वो गोपाल को असाइन करेगा वो डिफेक्ट, ओके, मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट डेवलपर का लीड जो है वो मेंशन करेगा जिस आदमी ने ये फंक्शनैलिटी बनाई है, जिस डेवलपर ने ये जो फंक्शनैलिटी बनाई है उसके नाम के ऊपर वो इशू क्रिएट कर देगा which is nothing but a part of a Jira, okay, we'll see what is mean by Jira, what is mean by issue, okay। now जब डेवलपमेंट टीम उसको एक्सेप्ट करेगी और पर्टिकुलर वो डिफेक्ट एक पर्टिकुलर डेवलपर के नाम पे इशू कराया जाएगा तब उसका स्टेटस हो जाएगा ओपन। ओपन मतलब असाइन और ओपन में डिफरेंस होता है। असाइन करना मतलब हाँ भाई कि मैंने गोपाल के नाम पे ये जो टिकट जो है ये जो इश्यू जो है वो रेज किया है, ओके, बट लेट्स सपोज गोपाल तो खाली पीली नहीं है, गोपाल इज वर्किंग ऑन द सम डिफरेंट यूजर स्टोरी, ही इज बिजी इन डेवलपमेंट, ही इज बिजी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और व्हाटएवर ही हैज टू डू, ओके। सो ओपन का स्टेटस मतलब गोपाल हैज दैट पर्टिकुलर डेवलपर हैज लुक इनटू दैट स्टेटस, ओके, उसने आप लोगों ने जो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस वगैरह जो थे, आप लोगों ने जो टेस्ट डेटा भेजा था, आप लोगों ने जो मॉड्यूल नंबर भेजा था, आप लोगों ने जो डिफेक्ट की समरी आप लोगों ने उसको प्रोवाइड की थी, उसको वो एक्सेप्ट करेगा अपने सिस्टम में, अपने लोकल एनवायरनमेंट में वो चेक करेगा
देन ही विल, अगर उसको सेम डिफेक्ट मिलता है देन ही विल मार्क इट एज अ ओपन, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा असाइन से ओपन स्टेटस में। नाउ ओपन हो गया, ओपन मतलब उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, उसके ऊपर क्या करेगा, कोडिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग वगैरह करेगा और आप लोगों को वो दे देगा, फिक्स करेगा वो आप लोगों पर डिफेक्ट। सो द नेक्स्ट स्टेटस विल बी द फिक्स। दैट पर्टिकुलर डेवलपर ने वो स्टेटस को देखा है, ओके, ओपन स्टेटस था, उसने क्या किया, असाइन उसको किया गया था, उसने देखा उस डिफेक्ट के बारे में, उसने पढ़ा, आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स भेजी थी उस लोगों को, ओके, वो उसने पढ़ी, टेस्ट केसेस जो भेजा था, टेस्ट डेटा जो भेजा था, मॉड्यूल नंबर जो भेजा था, वो सब उसने देखा, उसने क्या किया, सेम मॉड्यूल के ऊपर, सेम वर्जन के ऊपर, सेम ब्राउजर के ऊपर उसने वो स्टेटस जो डिफेक्ट है उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया, मतलब एक्चुअल एप्लीकेशन का हैंडल किया और सेम उसको डिफेक्ट मिला। सो देन उसने एक्सेप्ट किया, उसने क्या किया, फिक्स किया, ओके। When developer done the necessary code changes and verified the changes, then the status will be changed as fixed and bug is passed to the testing team. जब वो ओपन किया था उसने कुछ कोडिंग चेंजेस वगैरह किए, उसने लॉजिक वगैरह चेंज किया उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का, ओके, फंक्शनलिटी वगैरह उसने चेंज की थोड़ी बहुत, देन उसने मार्केट एज अ फिक्स, उसने यूनिट टेस्टिंग वगैरह की विद द पॉजिटिव टेस्ट डेटा और उसने जो डिफेक्ट का स्टेटस है वो फिक्स कर दिया, ओके। नाउ टेस्टिंग टीम में से जिसने वो रेज किया था, ओके, तो जिसने वो डिफेक्ट एनालाइज किया था, डिफेक्ट है एक्चुअल में ये बताया था, वही उसको फिर से टेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, ओके। व्हेन द डिफेक्ट इज फिक्स्ड एंड इट इज रेडी टू टेस्ट बाय क्यूए, देन द स्टेटस ऑफ डिफेक्ट विल बी एज अ टेस्ट, ओके, टेस्ट और रीटेस्ट, मेक इट एज अ सेम थिंग, ओके। नाउ जब वो टेस्ट करेगा, सेम जो उसने स्टेप्स वगैरह लिखे थे, ओके, सेम उसके ऊपर रिप्रोड्यूस करेगा, ओके, उसने जो टेस्ट डेटा वगैरह जो इंप्लीमेंट किया था सेम वो चेक करेगा whether that particular defect is solved or not by that particular developer, वो चेक करेगा। नाउ उसके बाद में उसकी स्टेटस हो जाएगी वेरीफाइड, ओके। वेरीफाइड मतलब हाँ कि भाई मैंने इस जो कुछ भी मॉड्यूल था उसके ऊपर रीटेस्टिंग परफॉर्म की है, एक्चुअल में वो रीटेस्टिंग नहीं रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, बिकॉज देयर हैज बीन सम कोड फिक्सेस, बेसिकली कुछ लाइंस ऑफ कोड उसने चेंज वगैरह किए होंगे, लॉजिक वगैरह बदला होगा, तब जाके वो जो होती है टेस्टिंग, वो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। जब न्यूली एडेड फंक्शनैलिटीज का हम लोग इम्पैक्ट चेक करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, ओके, उसके ऊपर आता है कि नहीं, सो वो हो जाती है आप लोगों का रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ओके। बट हम लोगों ने टेस्ट किया, हम लोगों ने मार्क किया कि नो डिफेक्ट, तब हम लोग उसका स्टेटस चेंज कर देंगे एज अ वेरीफाइड, ओके। we have checked that particular functionality, we didn't found any defect, all expected results are matching with the actual results, तो हम लोगों ने वेरीफाइड का स्टेटस उसको लगा दिया। नाउ वेरीफाइड हो गया मतलब वी कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट, वो जो बग लाइफ साइकिल थी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ओके। वेरीफाइड मींस वी कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर बग लाइफ साइकिल आफ्टर चेकिंग द डिफेक्ट, इफ देयर इज नो बग इन द सॉफ्टवेयर देन द स्टेटस ऑफ द डिफेक्ट चेंजेस टू द क्लोज, ये हो गया जाएगा उसका स्टेटस। ये बग लाइफ साइकिल इधर ही खत्म हो गई, न्यू, असाइन, ओपन, टेस्ट, वेरीफाइड, क्लोज, ओके। दीज आर द बेसिकली स्टेप्स। अभी उसमें एक्सेप्शंस क्या आता है, ओके। अज्यूम दैट कि आप लोगों ने रीओपन ये स्टेटस कब लगाते हैं, अज्यूम दैट कि आप लोगों के पास टेस्टिंग के लिए वो डिफेक्ट आया है, if the bug still exists even after the bug is fixed by the developer, then the tester will change the status to reopen। जब आप लोग टेस्टिंग फेज में थे, ओके, आप लोग टेस्ट कर रहे थे, बट फिर से डेवलपर ने तो फिक्स कर दिया है, आप लोगों ने रिग्रेशन टेस्टिंग की, उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, रिग्रेशन टेस्टिंग की, फिर से डिफेक्ट मिल रहा है, आप लोगों ने क्या किया, टेस्ट डेटा को चेंज किया, मतलब आप लोगों ने क्या किया, रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने परफॉर्म किया, आप लोगों के पास जितना भी टेस्ट डेटा था आप लोगों ने उसको उसके साथ में वैलिडेट किया कि हाँ ये बग एक्चुअल में है कि नहीं है, ओके, वेदर इट इज अ गुड डिफेक्ट और अ बैड डिफेक्ट, तब जाके फिर से आप लोगों को डिफेक्ट मिला तो आप लोग उसका स्टेटस चेंज करके रख सकते हो रीओपन, ओके। रीओपन हो गया, फिर से किसके पास जाएगा, ओपन स्टेट में आ जाएगा, आप लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया था, रीओपन कर दिया, फिर से ये जो लाइफ साइकिल है यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी, ओके। फिर से आप लोग वो बग फिक्सेस करेगा, आप लोगों को टेस्टिंग के लिए देगा, आप लोग तो रीओपन कर सकते हो अगर आप लोगों को डिफेक्ट मिला तो, या फिर वेरीफाइड क्लोज कर सकते हो। नाउ ये दो सिचुएशन है, डुप्लीकेट और डिफेक्ट। डुप्लीकेट मतलब क्या, if the bug is repeated twice or the defect corresponds to the same concept of bug, then the defect changes to the duplicate।
मैंने क्या किया, डेवलपर ने कोड फिक्सेस वगैरह करके दिए थे, बट सेम डिफेक्ट मुझे मिल रहा है बार बार, सेम डिफेक्ट। लेट्स सपोज कि 2 बार उसने कर दिया कि सेम डिफेक्ट मिल रहा है, तो डेवलपर लोग क्या करेंगे, डेवलपर और द हायर अथॉरिटी, ओके, डेवलपर का लीड, टेस्टिंग का लीड और आप लोगों का प्रोडक्ट ओनर, दे कैन मार्केट एज अ डुप्लीकेट डिफेक्ट। अगर वो बार बार उसी मॉड्यूल के ऊपर, उसी फंक्शनलिटी के ऊपर, उसी टेस्ट डेटा के ऊपर फिर से वही डिफेक्ट रेज हो रहा है, तो दे कैन मार्केट एज अ डुप्लीकेट डिफेक्ट। एंड आप लोगों की जब डिफेक्ट ट्रायज मीटिंग होगी, ओके, जहाँ पे ऐसे डिफेक्ट चुने जाते हैं, उस मीटिंग्स में स्टेक होल्डर्स के कंसल्ट में उन डिफेक्ट्स को रेज किया जाता है कि सेम जो डिफेक्ट है वो बार बार रिप्रोड्यूस होता है ड्यू टू द some redundancy of that particular test data or something in the environment changes, so they can mark it as a duplicate. Okay, now these are ये जो duplicate जो defects रहते हैं, these are the very rare. Okay, now the last stage, deferred status क्या होता है, और ये पूछा जाता है आप लोग deferred status, what is mean by the deferred status? in some cases जब आप लोगों का लो प्रायोरिटी का स्टेटस रहते, डिफेक्ट्स रहते, okay, bug found during end of release and it is minor or not important to fix it immediately. दूसरी सिचुएशन है if the bug is not related to the current build or sprint. तीसरी सिचुएशन है it may be of low priority and can be solved in next sprint. okay, so उस टाइम पे आप लोग उस डिफेक्ट को प्रोडक्ट ओनर या फिर डेवलपमेंट का जो लीड है वो डिसाइड करेगा, वी कैन मार्केट एज अ डिफर्ड, हम लोग उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, such kind of defect अगर create नहीं होगा, okay, then we have this defect. let's suppose यहाँ पे learn more terms, privacy policy और cookies policy, अगरबत्ती लाओ ना बा, okay, when I तिकडे click on the लावलीस. learn more, okay, so ये मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा, okay, some of the functionality ये मॉड्यूल blank अगर हो रहा है, okay, so ये प्राय जो है हाई प्रायोरिटी का डिफेक्ट नहीं है, सो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ एज अ डिफॉल्ट। वी कैन सॉल्व इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। करंटली हमारे जो स्प्रिंट चल रही है उसमें सॉल्व ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्प्रिंट में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो उस स्टेटस को बोला जाता है डिफॉल्ट डिफेक्ट। और ये 3 सिचुएशन है कि आप लोग डिफॉल्ट स्टेटस कब करते हैं पर्टिकुलर डिफेक्ट का, कि जब आप लोगों को एट द एंड ऑफ द रिलीज में अगर आप लोगों को मिल सकता है और उसकी माइनर स्टेटस प्रायोरिटी और सेवरिटी अगर लो रहेगी, अगर माइनर रहेगी, ओके, उसको फिक्सिंग मतलब फिक्स करना इमीडिएट नहीं होगा, तो देन आप लोगों का करंट बिल्ड या फिर स्प्रिंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो लेट्स सपोज यू आर यूजिंग द स्टब्स एंड ड्राइवर्स कॉन्सेप्ट फॉर द इंटीग्रेशन पर्पस, तो उस टाइम पे नेक्स्ट बिल्ड से होगा या फिर नेक्स्ट स्प्रिंट से होगा, सो वी कैन मार्केट एज अ डिफर्ड स्टेटस। और आप लोगों का द लास्ट स्टेज है डेवलपर टीम और डेवलपमेंट टीम और डेवलपर आप लोगों का डिफेक्ट को रिजेक्ट कब करते हैं, ओके। सो ये सिचुएशन आती है कि जब आप लोगों के पास दो सिचुएशंस है, इफ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड द बग इज जस्ट ड्यू टू सम मिस इंटरप्रिटेशन, ओके। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक न्यू फंक्शनलिटी आई है, जो फंक्शनलिटी बोलती है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक नई फंक्शनलिटी आई है स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से, कि ईमेल एड्रेस अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो मेक इट एज अ फोन नंबर, ओनली फोन नंबर से भी और पासवर्ड से भी वो लॉगिन कर सकते हैं। बट वी हैव द ओल्ड रिक्वायरमेंट्स, हमारे टेस्टिंग हमारे पास क्या है, ओल्ड रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे जो मिसकम्युनिकेशन होता है, ओके, डेवलपर के पास न्यू फंक्शनलिटी न्यू रिक्वायरमेंट्स है, पहले ईमेल एड्रेस और फोन नंबर था, बट एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है, ईमेल एड्रेस को हटा दो, मेक इट एज फोन नंबर एंड पासवर्ड मैंडेटरी, ओके। हम लोग ईमेल एड्रेस डाल के चेक कर रहे हैं, बट फंक्शनलिटी वर्क कर नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लोग अगर डिफेक्ट रेज कर रहे हो पर्टिकुलर टू दैट मॉड्यूल, सो डेवलपर आप लोगों का रिजेक्ट कर सकता है, बिकॉज द डिफेक्ट जो भी आप लोगों को मिले, these are the basically miscommunication, misinterpretation between the development team and testing team with regarding to the particular specification mentioned in that particular document, whether PRS, SRS or a user story, okay. Now second case, in case of rejected, dev has to आप लोगों को डेवलपर को एक प्रॉपर वैलिड रीजन प्रोवाइड करना पड़ता है कि उसने रिजेक्टेड क्यों किया। सेम एज थिंग कि आप लोग जब डिफेक्ट रेज करते हो आप लोग, तो आप लोगों को आर्टिफैक्ट्स या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आप लोगों के कि दिस इज द डिफेक्ट, ओके, दिस इज नॉट द एनहांसमेंट, दिस इज नॉट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ
like irregular functionality or irregular abnormality. This is the defect. तो आप लोगों के पास डिफेक्ट जो रहता है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स रहते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, विद द स्निपिंग टूल, और जो कुछ भी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती होगी, यू कैन, ओके, यू कैन हाईलाइट इन दिस पासवर्ड फील्ड आई एम गेटिंग द डिफेक्ट. ये आप लोगों के हो जाते हैं, आप लोगों के आर्टिफैक्ट और documents. Okay, so this is all about the defect life cycle. These are the n number of stages involved in that particular defect life cycle or a bug life cycle. ये आप लोगों के पूछे जाते हैं. मेन ये थिंग है, deferred status कब होता है, when that particular defect is not related to the current sprint, or we can make it as a solve, it can be solved as a next sprint. हम लोग उसको upcoming sprints में solve कर सकते हैं. उसकी माइनॉरिटी और जो है सेवरिटी और प्रायोरिटी वो लो है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट लाइफ साइकिल. नाउ एनी क्वेश्चन? गुड. सो अब ये जो हो गया तो हम लोग डिसाइड. यस सर, इसको जो आपने बोला कि हम डिफेक्ट के शॉट लेंगे तो उसको कहाँ पे नोटपैड में बनाएंगे या पीपीटी में? नो. ओके, तो आप लोग आइदर यू कैन यूज द एक्सेल सीट. आप लोग एक्सेल सीट का सहारा ले सकते हो, और एक मिनट, आप लोग एक्सेल सीट का सहारा ले सकते हो. स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, आप ये जैसे स्टेट सिनेरियोस के ना, सेम थिंग हम लोगों के पास डिफेक्ट लाइफ साइकिल के भी जो आप लोगों का टेम्पलेट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों की टेम्पलेट फॉलो करते हैं. टेम्पलेट मतलब दिस इज द बेसिकली टेम्पलेट आई हैव जस्ट क्रिएटेड. दिस इज वन काइंड ऑफ अ टेम्पलेट. मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ. आप लोगों की इंडस्ट्री, बिकॉज आप जिस टीम में काम करोगे, लेट्स सपोज कि ये मेरी टेम्पलेट है, ओके, और मेरे साथ में और 4 जन है, ओके, तो वो लोग अपना अपना टेम्पलेट बना रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता. हम लोगों को एक प्रॉपर वैलिड टेम्पलेट फॉलो करना. टेम्पलेट मतलब एक प्रॉपर वैलिडेट गाइडलाइंस हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है कि आप लोगों के टेस्ट सिनेरियोज ऐसे ही सीक्वेंस में आने चाहिए. ओके, रिक्वायरमेंट आईडी शुड बी इन दिस, मेन फंक्शनलिटी, टेस्ट सिनेरियोज. तो सेम आप लोग टेम्पलेट फॉलो करोगे जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी. ओके, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज वगैरह मेंशन होंगे. डिफेक्ट आईडी होनी चाहिए जो कि यूनिक वगैरह होनी चाहिए. तो विल लुक इन द अपकमिंग लेक्चर. ओके, तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया जाएगा, जस्ट लाइक दिस इज दिस एक्सेल शीट इज वन काइंड ऑफ अ फॉर्मेट. ओके, टेम्पलेट बोलते हैं इसको बेसिकली. या फिर आप लोग जो जीरा टूल है ना, उसमें जब हमारा जीरा सेशन होगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग इस जीरा टूल में आप लोग डिफेक्ट कैसे रेज करते हो. ओके, नो, हम लोग जो डिफेक्ट वगैरह रेज करते हैं, बग जो रेज करते हैं, तो हम लोग ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसकी प्रायोरिटी लो होगी, लो प्रायोरिटी एंड कैन बी सॉल्व इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. तो प्रायोरिटी और सेवरिटी रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट रहता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रायोरिटी एंड व्हाट इज मीन बाय सेवरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बग और दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट. सो लेट्स लुक इनटू दैट. प्रायोरिटी मतलब अर्जेंसी टू फिक्स दैट डिफेक्ट. आप लोगों ने एक पर्टिकुलर डिफेक्ट रेज किया है, लेट्स से लॉगिन. मैं वैलिड इनपुट देता हूँ, वैलिड ईमेल एड्रेस देता हूँ, वैलिड पासवर्ड देता हूँ, टेस्ट डेटा इट्स अ वैलिड. ओके, बट लॉगिन पे जब बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इट इज नॉट एबल टू क्लिक. ये क्लिकेबल नहीं है. ओके, सो हम लोग देखते कि ऐसे डिफेक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो हम लोग क्या प्रायोरिटी रखते हैं और क्या सेवरिटी रखते हैं विद दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट. प्रायोरिटी मींस बेसिकली urgency to fix that defect. Okay, what are the criteria? How urgent is to be? हम लोगों को कितनी urgency है with respect to the business perspective. Okay, जैसे कि unable to log in, it's a basically top priority because login ही नहीं हो पाएगा एप्लीकेशन के अंदर. So मैं एक नॉर्मल यूजर क्या फंक्शनलिटी यूज करेगा उस एप्लीकेशन की. ओके, so this is a topmost priority. Okay, now then misspelled brand name, top priority since you don't want to tarnish the brand image. आप लोगों का फेसबुक के जो नेमिंग में है, ओके, तो लेट्स सपोज FACE था तो आप लोगों का FAKE था, फेक बुक हो गया. तो इट्स बेसिकली अफेक्टिंग द इमेज नेम, ब्रांड नेम. ओके, बट ये नेमिंग की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या फंक्शनलिटी के ऊपर? इट्स बेसिकली नेम. ओके, ब्रांड नेम है सिर्फ, बट
ये ब्रांड जो नेम है फेसबुक, ये ना तो क्लिकेबल है, ये सिर्फ डिस्प्ले करता है कि हाँ मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ फेसबुक है। अगर यहाँ पे सी के जगह पे के भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, बिकॉज ये तो ना क्लिकेबल है ना तो हम लोग इसको कुछ कर सकते। ओके, इट्स नॉट क्लिकेबल। हाँ, अगर लॉगिन का बटन रहेगा तो ठीक बात है, बिकॉज लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी रिलेटेड टैब ओपन होता है। ओके, तो अगर आप लोगों का ब्रांडिंग नेम में मिस्टेक है, अमेजोन का लोगो में मिस्टेक है, फ्लिपकार्ट के लोगो में मिस्टेक है, अगर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है नेमिंग में, इमेज में, ओके, तो इट्स बेसिकली टॉप प्रायोरिटी। ओके, सेकंड थिंग, एरर इन पेमेंट प्रोसेसिंग। अज्यूम दैट कि अमेजोन वेबसाइट के ऊपर लाखों लोग पेमेंट करते हैं। ओके, लाखों लोग यूज करते हैं यूपीआई। ओके, सो वो कैसे प्रायोरिटी रहेगी, टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ओके, अगर सेम फंक्शनलिटी, सेम अगर लाखों करोड़ों यूजर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ओके, तो उससे क्या होगा, ब्रांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ब्रांड की इमेज के ऊपर उनका रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे टू द फ्लिपकार्ट, वो लोग दूसरे जो ऑप्शन है वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ अ ब्रांड एरर इन पेमेंट प्रोसेसिंग। ओके, नाउ ये थे रिलेटेड टू द टॉप प्रायोरिटी। नाउ कंसिडर दिस, इट इज ऑफ अ लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी मींस ये भी लो प्रायोरिटी क्यों है, हेल्प यूआरएल्स आर नॉट एक्सेसिबल। ओके, लेट्स सपोज ये जो यूआरएल है इट इज नॉट एक्सेसिबल, ये यहाँ पे जो हेल्प का यूआरएल दिख रहा है, ओके, ये एक्सेसिबल नहीं है। सेम फंक्शनलिटी, लेट्स सपोज क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पे 4 फंक्शनलिटीज है, लर्न मोर, उसमें देखा लर्न मोर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो ऐसे लिंक्स होते हैं वहां पे एक नॉर्मल यूजर फ्रीक्वेंटली जाता है क्या, ब्रूटैलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की। ओके, लेट्स सपोज आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर टैब। ओके, ये जो ईमेल एड्रेस का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसकी सीरियसनेस क्या है। और दूसरा एक सिनेरियो, फेसबुक, इसके जो ब्रांड नेम है इसमें मिस्टेक है। ओके, कंसिडर ये जो है फेक बुक लिखा है यहाँ पे, फेसबुक की जगह पे फेक बुक लिखा है, बट उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, एप्लीकेशन के ऊपर फर्क पड़ता है क्या। हम लोग बात करते हैं सीरियसनेस की। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवेरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, सेवेरिटी मींस द ब्रूटैलिटी और सीरियसनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट, कि वो कितना अफेक्ट कर रही है, सच एज अनेबल टू लॉग इन, ओके, अनेबल टू क्लिकेबल, हम लोग इसको क्लिक नहीं कर पा रहे। ओके, हम लोग पासवर्ड की फील्ड में एंटर नहीं कर पा रहे, लॉगिन की बटन काम नहीं करती, हम लोग नए यूजर है, आई एम नॉट एबल टू क्लिक ऑन दिस बटन, क्रिएट न्यू अकाउंट। सो दिस इज ऑफ द टॉप सेवेरिटी, क्रिटिकल सेवेरिटी। ओके, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर, साइन अप का ये जो पॉपअप है ये ओपन नहीं होता, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाई सेवेरिटी। ओके, कंसिडर दिस, फेसबुक के जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, फेसबुक के यहाँ पे जगह फेसबुक फेसबुक हो जाता, या फिर ये जो नेम है
सकती है, प्रायोरिटी मीन्स आप लोगों का ब्रांड को इफेक्ट कर सकता है, वो मिसस्पेल्ड ब्रांड नेम और आप लोगों के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है वो, ओके। तो सच इज बेसिकली टॉप प्रायोरिटी। अगर इसमें फेसबुक की जगह पे फेक बुक लिखा है तो इट्स बेसिकली टॉप प्रायोरिटी, बट स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या हो गई, लो सेवरिटी। सीरियसनेस क्या है इसकी, लो है, तो मैं उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में भी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर करंट स्प्रिंट में, नेक्स्ट स्प्रिंट में सॉल्व कर सकता हूँ उसको, एज इट पर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स और पर्टिकुलर ओनर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, ओके। बट लेट सपोज कि ये क्लिकेबल नहीं है, फॉरगॉटन पासवर्ड, लेट सपोज कि मुझे अपना ईमेल एड्रेस पता है बट मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो मुझे फॉरगॉटन पासवर्ड, मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, बट जब यहाँ पे फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई फॉरगॉटन पासवर्ड, इट्स नॉट क्लिकेबल दिस लिंक। इससे क्या होने वाला था कि अगर मैं पासवर्ड अपना भूल गया हूँ तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, बट ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो लिंक है वो ओपन ही नहीं होती, ब्लैंक ओपन होती है, ओपन नहीं होती है, ओके। So it's basically a seriousness affecting that particular functionality of that particular application। तो ये क्या करती है, अगर कोई नया यूजर अकाउंट ही नहीं बना पा रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये क्लिक नहीं होता है, ये अगर क्लिक भी होता है तो इट्स शोइंग द ब्लैंक पेज, साइन अप का पॉपअप का मॉड्यूल ही शो नहीं होता है। सो दैट इज ऑफ द हाई सेवरिटी, सीरियसनेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर नया अकाउंट ही नहीं बनेगा किसका, तो यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स कहाँ से आएंगे, ये विजिटर्स कहाँ से आएंगे, एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कौन आएगा, ओके। सो दैट्स व्हाई कि एक पर्टिकुलर बटन क्लिकेबल नहीं है, ओके। ये जो पासवर्ड की फील्ड है ये इनपुट नहीं ले रही है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्रिटिकल सेवरिटी, टॉप सेवरिटी एज कंपेयर टू द ब्रांडिंग का जो लोगो है या फिर कुछ लिंक्स हुआ या फिर हेल्प की लिंक अगर वर्क नहीं कर रही, सो दिस कॉल्ड एज लो प्रायोरिटी, ओके। बट सीरियसनेस कैसी, हाई सीरियसनेस है इसकी, एक पर्टिकुलर लॉगिन बटन की, अगर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं बना पा रहा हूँ अकाउंट, ओके, एज कंपेयर टू द ब्रांडिंग लोगो। सीरियसनेस कहाँ से पता चलती है, वो फंक्शनैलिटी फंक्शनल है, वो जो फीचर है वो फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल, ओके। नाउ सेम थिंग हैपेंस फॉर द एरर इन पेमेंट प्रोसेसिंग। अभी ये जो है एरर इन पेमेंट प्रोसेसिंग, वो टॉप प्रायोरिटी भी और क्रिटिकल सेवरिटी भी है। अभी वो क्यों है, अज्यूम दैट कि हम लोग लाखों लोग यूजर्स पेमेंट को चेकआउट के ऊपर प्रोसेस करते हैं और पेमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बट वहां पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है पेमेंट, सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसको सॉल्व करना है, वो डिफेक्ट है, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, सेवर है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्रिटिकल सेवरिटी, टॉप मोस्ट सेवरिटी हो गई उसकी। और उसकी प्रायोरिटी, उसको फिक्स करना, कितने हम लोग फिक्स कर सकते हैं कितने जल्दी, तो हो जाएगा उसकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स अर्जेंसी टू फिक्स दैट डिफेक्ट, और सेवरिटी मीन्स सीरियसनेस क्या है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की। सेम थिंग अगर ये रहेगा कि हेल्प का जो लॉगिन बटन है, ये जो हेल्प का मॉड्यूल है वो क्लिकेबल नहीं है, ये ओपन नहीं होता है, जहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ, शो ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, सो वी कैन मार्क इट एज अ लोअर सेवरिटी, ओके, लो सेवरिटी कह सकता हूँ, बिकॉज ये जो मॉडल है इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय दैट पर्टिकुलर यूजर। हम लोग एज ए नॉर्मल यूजर से हम लोग सभी के सभी फीचर्स यूज नहीं कर सकते, सब लोग नहीं करते फीचर्स, ओके। सेम कंपेयर टू योर मोबाइल फोन, वेदर यू हैव द एंड्रॉइड फोन्स और वेदर यू हैव द आईफोन, ओके, 70% हम लोग फीचर्स फंक्शनलिटी जो यूज नहीं करते या फिर कभी कभार यूज कर सकते, ओके। सो सेम थिंग, आप लोगों के जो फीचर्स है उसको डिफेक्ट्स अगर आप लोग रेज करते हो तो उसको डिवाइडेड किया जाता है, प्रायोरिटी बेसिस क्या है और सेवरिटी बेसिस क्या है, ओके। नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ अ नोट, एज अ टेस्टर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीरियसनेस डिसाइड करने के एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एज अ टेस्टर वी डिसाइड ओनली सीरियसनेस कितनी उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की, और जो प्रायोरिटी होती है आप लोगों का प्रोडक्ट ओनर या फिर स्टेक होल्डर्स डिसाइड करते हैं, ओके। दिस इज अ पर्टिकुलर वन नोट। हम लोगों को क्वेश्चन भी किया जाता है कि सेवरिटी और प्रायोरिटी आप लोग डिसाइड करते हो क्या, तो वी जस्ट ओनली डिसाइड द सेवरिटी। सीरियसनेस क्या है, बिकॉज हम लोग फंक्शनलिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। फेसबुक का लोगो में मिस्टेक है, हाँ ये टॉप प्रायोरिटी है, बट ये कुछ
सीरियसनेस को अफेक्ट कर रहा है क्या, फंक्शनलिटी को नहीं, बिकॉज इससे कुछ होने वाला नहीं, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्ट करता है ब्रांड के लोगों को जो कि टॉप प्रायोरिटी है, ओके। और प्रायोरिटी रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो डिसाइड करता है आप लोगों के प्रोडक्ट ओनर या फिर स्टेक होल्डर्स, ओके। सेम थिंग एक क्विक डिफरेंस में मेंशन किया, सेवरिटी मींस हाउ सेवर द डिफेक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनलिटी। वो जो डिफेक्ट है, वो जो मॉड्यूल है उसमें जो डिफेक्ट मिला है वो फंक्शनलिटी को कितने डेप्थ में इफेक्ट कर रहा है। टेस्टिंग इंजीनियर डिसाइड द सेवरिटी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट। और बेसिकली सेवरिटी कितने टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन क्रिटिकल, मेजर, मीडियम, लो, ये 4 टाइप्स की हमारे पास सेवरिटी होती है। सीरियसनेस, ओके। क्रिटिकल में क्या आ जाएगा गाइस, सेम थिंग कि लेट्स सपोज कि वी हैव द लॉगिन बटन इज नॉट वर्किंग, इट्स अ क्रिटिकल, ओके, क्रिटिकल सेवरिटी। सेम अज्यूम दैट कि यहाँ पे ये मॉड्यूल है, लर्न मोर के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, इट्स अ लो प्रायोरिटी, लो सेवरिटी, ओके। बिकॉज दिस लर्न मोर जो मॉड्यूल है इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय दैट कस्टमर्स और एंड यूजर्स, वी कैन सॉल्व इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट्स और नेक्स्ट रिलीजेस whichever may be decided by the product owner or the stakeholder. Now priority के कितने होते हैं, priority means how fast defects have to be fixed, priority is related to the scheduling to resolve the problem। हम लोगों की जब डिफेक्ट ट्रायज मीटिंग होती है, इफ हम लोगों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी छोटी स्क्रम टीम्स हो, ओके, तो उसमें हर एक डिफेक्ट को एनालाइज किया जाता है, वो कितने डेप्थ तक अफेक्ट कर रहा है, तो उसके बिहाफ में हम लोग प्रायोरिटी जो होते हैं आप लोगों के प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर लीड डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ द डिफेक्ट। प्रायोरिटी के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स, लो, मीडियम एंड हाई, ओके। और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। गिव मी 1 मोमेंट गाइस, ओपन ही था, ओके। कंसीडर T stands for priority, A stands for severity, okay? आप लोगों को पूछे जाते हैं कि हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी रिलेटेड एक डिफेक्ट बताइए। लॉगिन इश्यूज, पेमेंट इश्यूज, आप लोगों की सिस्टम आप लोगों को लॉगिन नहीं होने देती, यू आर नॉट एबल टू डू द पेमेंट, सच काइंड ऑफ सिनारियोज, ओके। आप लोग अगर नया यूजर नहीं बना पा रहे हो तो बेसिकली बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। आप लोग अगर यूजर नेम और ईमेल एड्रेस पासवर्ड सब सही डालते हो, लॉगिन की बटन काम नहीं करती, बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा और फंक्शनलिटी को भी अफेक्ट करेगा। सो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड एज अ हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी। नाउ लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी, वन ऑफ द रैंडम लेबल्स इन सम पेजेस मिसस्पेल्ड, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे शो ट्रेनिंग है तो यहाँ पे क्या होता, अंडर द इसका लोगो नहीं होता, या फिर शो ट्रेनिंग की जो बेसिकली फंक्शनलिटी है वो ओपन नहीं होती, क्विक स्टार्ट, राइट एंड एडिट, ओके, ये जो फंक्शनलिटी ये ओपन नहीं होती। सो वी कैन मार्क इट एज अ लो प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी। हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड सेवरिटी विद रिस्पेक्ट टू द हाई एंड लो। ब्रांड नेम मिसस्पेल्ड है, प्रायोरिटी कितनी हाई बिकॉज अफेक्ट कर रही है ब्रांड नेम को, बट डेटा इज सेव बट विद एन एरर मैसेज, लो सेवरिटी, ओके। सेम थिंग आप लोगों की हेल्प की जो लिंक है वो क्लिक नहीं हो पा रही है, लो सेवरिटी, ओके। नाउ लो प्रायोरिटी एंड हाई सेवरिटी, द एप्लीकेशन क्रैशेस एट बाउंड्री वैल्यूज से वेरी लॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेट्स सपोज कि आप लोगों को क्रैश करती है, बोला गया था कि आप लोगों का 6 से लेके 250 तक आप लोगों की 6 से लेके लेट्स सपोज कि नॉट द 250 50 तक आप लोगों का एक्सेप्टेबल है। तो क्या हो गया गाइस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आ गया, मिनिमम क्या है 6 है, मैक्सिमम क्या है 50 है। लेट्स सपोज एट द 50 आप लोगों की एप्लीकेशन क्रैश करती है, आप लोगों ने जो 50 डेटा जो डाला है ना, इनपुट जो डाला है, मिनिमम कितना है आप लोगों का 6 है, 6 से लेके आप लोगों ने 50 तक का डेटा डाला है इसमें, ओके। तो आप तक जब ऐसे यूजर नेम डालते हो जो 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो, तब जाके आप लोगों की एप्लीकेशन क्रैश होती है। जनरली ऐसे एप्लीकेशन डिजाइन वगैरह नहीं किए जाते, बट इफ दे हैव so it will consider as a low priority and high low priority and high severity, not the high severity, it should be the low.
these are the basically examples. High priority, high severity, low priority, low severity, high priority, high and low priority high है, low severity है, low priority है, and high priority, high it should be severity. the high severity because it is affecting that particular application, it is affecting that particular functionality of that particular system. It is not affecting that brand value or this message or brand value something. Okay, तो आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द हाई प्रायोरिटी, हाई सेवरिटी, और आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को एप्लीकेशन वगैरह ओपन वगैरह कराई जाती है एंड यू कैन आस्क कि आप लोगों के पास कौन सी अथॉरिटी होती है, वेदर यू कैन decide the severity of that defect or priority of that defect. So always remember, as a tester we decide severity of the defect, not the priority. Okay, so this is all about priority and severity. Now test case review हम लोगों ने देखा था, we have studied about the reviews. Anyone can explain these reviews? What are the reviews and what are the types of reviews? Self review, peer review, star review, and star review. हो जाएगा 7 मिनट है. Anyone? सर सेल्फ रिव्यू मतलब खुद से रिव्यू करना, पीयर रिव्यू मतलब आपके कलीग्स जो है आजू बाजू में उससे रिव्यू करवाना, इंटरनल रिव्यू मतलब आपका जो लीड है वो करेगा, और एक्सटर्नल मतलब जो आपका वो है बिजनेस एनालिस्ट वगैरह है या प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिव्यू करेगा. Right. And always remember, like if anyone asks you, you have involved in the external review. Okay. तो एक्सटर्नल रिव्यू आप लोगों के ऐसे रिव्यूज होते हैं कि जो आप लोगों की जो एक्सटर्नल मतलब क्या है कि आप लोगों का क्लाइंट, इट्स नॉट द इंटरनल टीम, आप लोगों की इंटरनल टीम में से नहीं है. हाँ, दिस इज योर इंटरनल टीम. प्रोडक्ट ओनर आपकी टीम का हिस्सा है, डेवलपमेंट टीम है जिसमें डेवलपर्स और टेस्टर्स है, और टेस्टिंग टीम से. ओके, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, स्क्रम मास्टर हो सकता है. ओके, बट एक्सटर्नल रिव्यू में हम लोग कौन कब करते हैं एक्सटर्नल रिव्यू? जब आप लोगों का यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आप लोगों का यूजर मतलब क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर्स आप लोगों के टेस्ट केसेस आप लोग जो लिखते हो ना उसको रिव्यूज करता है. और वो सिचुएशन कब आती है? जब आप लोगों के यूएटी एनवायरनमेंट में आप लोगों को डिफेक्ट्स मिलते हैं. आप लोग एप्लीकेशन कैसे फ्लो होता है? डेवलपर डेवलपमेंट टेस्टिंग करेगा, डीआईटी, फिर आएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए एसआईटी एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन. ओके, और उसके बाद में हम लोग पास ऑन करेंगे यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में. जब यूएटी से थम्स अप मिल जाएगा मतलब यूजर क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा, ओके, ऑन दैट बेसिस हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन को भेज सकते हैं. सो उस एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन में जाने से पहले आप लोगों के टेस्ट केसेस, आप लोगों ने जो सिनेरियोज वगैरह कवर अप किए वो रिव्यू करेगा, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रिव्यू, विच इज वेरी रेयर. ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है. एंड मोस्टली for the said experience of 0 to 4 years you are not involved in the external review. आप लोगों के जो एक्सटर्नल रिव्यूज होते हैं जब आप लोगों को रिलीज के टाइम पे, ओके, तो आप लोगों का जो डेमो देता है इट विल बी द टेस्ट लीड और द सीनियर टेस्ट आर्किटेक्ट और ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, जो कुछ भी आप लोगों की टीम में कंप्राइज होगा. सीनियर अथॉरिटी जो होती है वो आप लोगों का रिव्यू देगी बिफोर द यूएटी और रिलीज. आप लोगों की पर्टिकुलर रिलीज जब रहेगी, रिलीज की डेट लेट्स सपोज 6 महीने बाद है या फिर 1 साल बाद है, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो हाई डेमो होगा, ओके, यू आर द पार्ट ऑफ दैट डेमो, यू आर द पार्ट ऑफ दैट रिव्यू मीटिंग, बट आप लोगों का वो एज द 0 to 4 years of experience you will be not be able to give the review or demo to that particular client or stakeholders. Always experienced guys जो होते हैं वो ऐसी situations को handle करते हैं. Okay? So this we have studied. So basically it's the 4 types of reviews. Now let me know if automation faculty join, so we can stop. Any WhatsApp message? ऑटोमेशन के टाइमिंग के रिलेटेड कोई मैसेज है? whether you have a class today or not, so we can finish the traceability matrix.
मीटिंग होस्ट करते हो आप लोग और आपका होस्ट ही गायब हो जाता है फिर। एंड कर लिया सर उसने भी। ओके, नो इशू। सो मॉक कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा रहा सर। सर मेरा ऑटोमेशन का अच्छा नहीं है। क्यों? पढ़ाई हो रही है तो दोनों अच्छे जाने चाहिए। सर वो मैनुअल में ना मेरे को कंफ्यूजन बहुत सारा है ना, तो इसीलिए मतलब चल रहा है। क्लियर कर लीजिए कंफ्यूजन। हाँ सर वो चल रहा है, बट थोड़ा बहुत है तो इस वजह से ऑटोमेशन का अच्छा लग रहा है। ओके, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस? नो सर। सर एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बताया था, मुझे याद नहीं आया। वो मेन मेथड ओवरलोडिंग वाला, मेन मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या? यस। नहीं बोला तो मैं श्योर नहीं थी, बस वही तो कैसे थे सर? ओके, इसके अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन? Sir, can we use final keyword in the abstract methodology? If no, then why no? Can we use final keyword inside abstract? No sir. Abstract method. Abstract class. Yes. ओके, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसे क्या करना पड़ता है? हमें कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब ही रीडिफाइन करना पड़ता है। मतलब जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बने ऐसी जगह पे चाइल्ड क्लास में उसे डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट? अब अगर हम चाइल्ड में डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं तो कंडीशन क्या रहती है कि मेथड का नेम सेम रहना चाहिए, सब एट्रीब्यूट सेम रहने चाहिए इंक्लूडिंग पैरामीटर, व्हिच इज मींस मेथड ओवरराइडिंग। यस सर। और अगर कोई मेथड फाइनल रही तो उसे ओवरराइड कर सकते हैं क्या हम? नो सर। नहीं कर सकते। सो देन आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल रह सकती है क्या? नो। No, sir. नो सर। ओके, इसके अलावा कुछ? सर उन्होंने एक डिफरेंस पूछा था कॉन्क्रीट क्लास और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो मतलब मैंने उनको जवाब दिया था कि सर कॉन्क्रीट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती है क्लास, और इम्प्लीमेंट तो कंप्लीट होती नहीं है, तो वो वही एक डिफरेंस होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता उसमें। और सॉरी, दोबारा बोलेंगे? उन्होंने डिफरेंस पूछा था कॉन्क्रीट क्लास और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने उनको बताया था कि सर कॉन्क्रीट में एक्सटेंड यूज करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। और मैंने कहा था कि कॉन्क्रीट क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करती है, तो वो तो इनकम्प्लीट हो नहीं सकती, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, रह सकता है। सो दैट इज द की डिफरेंस कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इट कैन बी अ कॉन्क्रीट क्लास, बट योर कॉन्क्रीट क्लास सॉरी इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट अगर कोई क्लास आपकी कॉन्क्रीट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह सकती। आइदर इट कुड बी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, बट जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इट कुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट। यस ये बोला था सर मैंने उनको कि वो रह सकती है सर, और कॉन्क्रीट नहीं रह सकती। सर इसमें एक और भी डिफरेंस बोल सकते हैं ना अपन कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स complete as well as incomplete methods, and implement class only contains incomplete methods because it's 100% abstract in nature. Actually they had asked for the concrete and the implementation class. उन्होंने एक दो ना ट्विस्ट
करके भी क्वेश्चन पूछे थे, मतलब वो इजी थे। पूछेंगे इंटरव्यू में, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सर Okay. Any other questions? सर एक क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इम्यूटेबल, सो व्हाई दे आर इम्यूटेबल, रीजन उन्होंने पूछा था. Okay. हमने भी पढ़ा था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल से, राइट? यस सर, क्या समझ में आपको इम्यूटेबल से? इसको चेंज नहीं कर सकते टाइप. सॉरी, We can't change the object. just 1 minute. Strings. String is final because string is final class. It cannot be another class. और एक वेरिएबल कहीं दूसरे स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं. अब अगर स्ट्रिंग का बिहेवियर म्यूटेबल रहेगा, स्ट्रिंग का बिहेवियर चेंज होने वाला रहेगा, और इसकी वजह से अगर ये एक ऑब्जेक्ट चेंज कर देता है उसकी डेफिनेशन, लेट्स से वहां पे पहले नाम लिखा था नीलम और अब लिखा है रोहित और समथिंग एल्स, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना. ये जो बचे हुए 9 जो वेरिएबल्स थे जो पॉइंट कर रहे थे उसी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसी एक मेमोरी को, तो इनमें भी जाने वाली इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, राइट? अब ये चीज जब हम रेगुलर वेरिएबल्स के साथ में करते थे तो होता था क्या, रेगुलर वेरिएबल अपनी आइडेंटिटी खुद लेके चलता था, बट स्ट्रिंग इस तरीके से वर्क नहीं करता. जब कभी भी हम विदाउट न्यू कीवर्ड के बनाते हैं तो फॉर द सेम डेफिनेशन देयर विल बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, sorry, multiple variables will be allocated for the same object, right? अब अगर किसी एक ने आइडेंटिटी चेंज कर दी तो पुरानी आइडेंटिटी हट जाएगी, पर ये जो पुरानी आइडेंटिटी हटेगी ये सिर्फ इस एक के लिए हटेगी या इन बचे हुए 9 के लिए भी हटेगी जो पॉइंट कर रहे थे उसे? बचे हुए 9 हटेगी सर वो तो. That's why. Okay. Okay, now let's see our next topic, which is casting. क्या लगता है नाम पर से कास्टिंग का मतलब क्या होता है? Casting. Anyone from mechanical industry? कोटिंग क्या करना? So to mold or to give shape. To give shape, exactly. Casting करना. मतलब किसी चीज को किसी एक पर्टिकुलर चीज का शेप देना. फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ रखते हैं आइस ट्रे में और जब वो जम जाता है तब उसे आइस ट्रे का शेप मिल जाता है. सो बेसिकली यू हैड कास्टेड द वाटर इन द शेप ऑफ आइस क्यूब, राइट? तो कास्टिंग का यही मतलब होता है कि किसी एक चीज को किसी एक स्पेसिफिक शेप में ढालना. अब हमारी जावा की भी कास्टिंग सिमिलर इसी तरीके से वर्क करती है, बट inside Java we don't deal with the physical object, instead of that we deal with information. तो यहाँ पे हम information को ढालेंगे एक शेप में से दूसरे शेप में. So converting one type of information into another type is known as casting. One type simple question and another casting. Casting class and two type. Primitive casting and upgrading. Just a minute, guys. That casting.
Converting one type of information into another type is known as casting in Java. अब ये जो जावा की कास्टिंग है इसे हमने दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव कास्टिंग, सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग. प्रीटी मच बेसिक है. इंफॉर्मेशन मतलब ही डेटा. हमने डेटा को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, या फिर डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए जो डेटा टाइप्स यूज किए थे हमने उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. उसी के बेस पे हम कास्टिंग को भी कैटेगराइज कर रहे हैं. अगर हम प्रिमिटिव डेटा की कास्टिंग करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप की कास्टिंग करेंगे, सो दैट विल बी योर प्रिमिटिव कास्टिंग. और अगर नॉन प्रिमिटिव की करेंगे दैट विल बी नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग. अब प्रिमिटिव में हमारे पास में कितने डेटा टाइप्स हैं? 8. Right? Yes, sir. Byte, short, int, long, float, double, boolean and character. तो अगर इनमें से किसी डेटा टाइप की अगर हम कास्टिंग करते हैं, so that will be known as primitive casting. Now, inside primitive casting, let's see the definition first. Converting one data type of information into another data type is called as casting, and primitive casting is classified in three types. Okay, so basically primitive information को अगर हम convert करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, so that will become your primitive casting. इसे अब हमने डिवाइड किया है तीन ग्रुप में. First one is implicit, second one is explicit, and third one is boolean. So let's see first what is the implicit casting. Converting a lower data type info into higher data type info is known as implicit casting. एक छोटे डेटा टाइप से एक बड़े डेटा टाइप में अगर हम इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, so that time we will refer it as a implicit casting. Implicit casting is also called widening casting, where memory size goes on increasing. देख लेते हैं. तो implicit casting में हमने क्या बोला? हम छोटे डेटा टाइप से इंफॉर्मेशन को बड़े डेटा टाइप में डालेंगे, राइट? सो सी, अगर मैं बात करूं बाइट, तो बाइट से बड़ा शॉर्ट है. यस यस. यस. शॉर्ट से बड़ा क्या है? इंट, इंटीजर. इंट. यस. यस यस. और इंट से बड़ा है आपका लॉन्ग. लॉन्ग. सिमिलर वे में हमारे पास में फ्लोट है और डबल है. फ्लोट से बड़ा डबल है, राइट? तो जब कभी भी हम किसी इंफॉर्मेशन का टाइप बाइट से शॉर्ट, शॉर्ट से इंटीजर, इंटीजर से लॉन्ग, या फिर डायरेक्ट बाइट से लॉन्ग करते हैं, मतलब एक छोटे डेटा टाइप से इंफॉर्मेशन को एक बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्टिंग. कैसे की जाती है? सो लेट्स से मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन है, बाइट ए इक्वल्स टू, लेट्स से 112. एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, राइट? अब अगर मैं बात करूं ए की, जस्ट बिकॉज इट इज बाइट, ये कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? ओनली वन. -128 प्लस 127. Yes. यस. इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है क्या? No, sir. नो. अब अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो ये इंटीजर कैपेबल है ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड करने के. यस. Yes, sir. 2 मिलियन पॉजिटिव, 2 मिलियन नेगेटिव में. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे इस ए इंफॉर्मेशन को, मतलब इस वैल्यू को मैं सिंपली लोड कर दूंगा मेरे बी. अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर मैं देखूं मेरे ए की वैल्यू क्या है? 112. यस. यस. Yes, sir. बी की वैल्यू क्या है? 112. मतलब अगर देखे तो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को चेंज किया है क्या? नो. जो डेटा है वो चेंज हुआ है क्या? नो. बट इनिशियली ये डेटा एक ऐसे डेटा टाइप में था जिसकी कैपेसिटी छोटी थी. अब यही डेटा एक ऐसे डेटा टाइप में है, एक ऐसे वेरिएबल में है जो ऐसे डेटा टाइप से बिलोंग करता है जिसकी कैपेसिटी बड़ी है, राइट? दैट इज योर इम्प्लिसिट कास्टिंग. कि इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी बट डेटा साइज बढ़ जाएगा, डेटा टाइप एक हायर वाला आ जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी.
और इसीलिए इसको वाइडनिंग कास्टिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम जो हमारा साइज है, जो कैपेसिटी से वाइड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दैट वाई इट इज नोन एज वाइडनिंग कास्टिंग, वेयर मेमोरी साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, मेमोरी साइज इसमें आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज योर इम्प्लिसिट कास्टिंग। ये क्लियर है सबको? Okay. Now let's see. And also, okay, you have joined solid particle fixation with different organization. Now let's see the explicit casting. Explicit casting क्या बोल रही है हमारी? Converting a higher data type into lower data type, right? So एक higher data type की information को हम एक lower data type की information में convert करेंगे, that is known as your explicit casting, मतलब implicit के reverse। और explicit casting को ही बोला जाता है आपका narrowing casting, because यहाँ पे क्या narrow हो रही है? आपकी capacity, आपकी information store करने की ability, so that's why it is known as narrowing casting, where memory sizes goes on decreasing. And in implicit casting data loss takes place, मतलब chances है कि इसमें आपका data loss होगा, information loss हो जाएगी, right? अब information loss क्यों होगी, that is the question. सर क्योंकि लोअर डाटा टाइप में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो लोअर डाटा टाइप की कैपेसिटी कम होगी। एग्जैक्टली, हायर डेटा टाइप से हम अगर लोअर डेटा टाइप में जंप कर रहे हैं, तो इस लोअर डेटा टाइप की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर पाएगा। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, वो लॉस्ट हो जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नैरोइंग कास्टिंग। साइज डिक्रीज होता है, उसी की वजह से ये कम हो जाती है। सो लेट्स सी इट हाउ टू डू इट। सो लेट्स से मेरे पास में कोई एक इंफॉर्मेशन है व्हिच इज इन डबल, double C equals to some number. ये नंबर है मेरे पास में डबल में। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं इससे एक छोटे डेटा टाइप में रखने की कोशिश करता हूँ, which is let's say integer. इंटीजर छोटा है डबल से, डबल की कैपेसिटी है 8 बाइट्स, इंटीजर की कैपेसिटी है 4 बाइट्स, राइट? यस, हेलो, यस सर। ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं इंटीजर में डालने की कोशिश करता हूँ, दैट इज इंटीजर टी, राइट? बिफोर दैट लेट्स सी इसका तरीका क्या है। अगर आपको एक बड़े डेटा साइज डेटा टाइप में की इंफॉर्मेशन को एक छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में डालना है, तो उसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, दैट डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट अ न्यू वेरिएबल, देन इसके बाद में आपको पैरेंथेसिस के अंदर में अगेन उसी डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ता है जिसमें आप इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जिस वेरिएबल से, जिस हायर डेटा टाइप से आप ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो व्हिच वी कैन रेफर एज इन्फो वेरिएबल, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। कुछ इस तरीके से हम हमारी इम्प्लिसिट कास्टिंग करते हैं, सॉरी एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सी की इंफॉर्मेशन को इस डी वेरिएबल में डालना है, तो कैसे करूंगा मैं? डेटा टाइप दैट इज इंटीजर, जिसमें मेरे को मुझे इस इंफॉर्मेशन को डालना है, डी इक्वल्स टू, इनसाइड पैरेंथेसिस आई नीड टू अगेन मेंशन इंटीजर, बिकॉज इंटीजर फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को, एंड द इंफॉर्मेशन इज सी। It should be lowercase. Now see what happens. Let me comment down this section. C क्या था?
What was C? Let's see it here. Launch with the task. C की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ये थी. Once we had done the casting, after that C की न्यू इंफॉर्मेशन या फिर C में जो इंफॉर्मेशन थी जो अब हमने D में लोड कर दी है उसकी वैल्यू क्या बचती है. लेट्स सी इट हियर. क्या बची इंफॉर्मेशन? डेसिमल के बाद की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, राइट? यस यस सर. हमने अभी बात की अगर हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हैं सो देयर इज अ चांस ऑफ डेटा लॉस. तो वी हैड सीन कि ये जो डेटा था ये लॉस हो गया हमारे पास से. इस डी वेरिएबल में वो इंफॉर्मेशन तो स्टोर है बट वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली स्टोर है क्या? नो. इसका कुछ एक फ्रैक्शन लॉस्ट हो गया. तो ये चीज होती है. दैट्स व्हाई जनरली हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग जहां तक हो सके अवॉइड करते हैं, बट जहां पे नीड है वहां पे हम इसे यूज भी करते हैं, राइट? बिकॉज इसमें चांसेस रहते हैं डेटा लॉस होने की. तो दैट्स योर एक्सप्लिसिट कास्टिंग. इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? हाँ सर. यस सर एक्सप्लिसिट फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार. सी एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक हायर डेटा टाइप डबल बड़ा है एज कंपेयर टू इंटीजर, राइट? तो इस डबल की इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिस इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करना है उसे कन्वर्ट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि जिस डेटा टाइप में आपको इंफॉर्मेशन डालनी है उसके लिए एक वेरिएबल बनाइए इंटीजर डी, प्रीटी मच सेम जैसा अभी तक हम करते थे. इक्वल्स टू में वैल्यू डालने के पहले हमें इस वैल्यू को कास्ट करना पड़ता है उसी डेटा टाइप में. तो ये कास्टिंग कैसे करते हैं हम? ब्रैकेट के अंदर में हम वो डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे. जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर कर दिया है बिकॉज मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, दैट्स व्हाई इंटीजर. और फिर उस वेरिएबल को पॉइंट करूंगा मैं, दैट इज सी, बिकॉज सी के अंदर ये इंफॉर्मेशन है. अब यहाँ पे हमारी एक्सप्लिसिट कास्टिंग टेक्स प्लेस हो रही है. इस सी इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर रहे इंटीजर डेटा टाइप में और जो भी कुछ आउटपुट आ रहा है इसे हम डी में स्टोर कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ दिस कास्टिंग इज हैपनिंग. क्या हुआ यहाँ पे? सी की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पहले कन्वर्ट हुई इंटीजर फॉर्मेट में और बाद में जो भी न्यू इंफॉर्मेशन बनी वो स्टोर हो गई हमारे डी में. दैट्स व्हाई हमें डी की वैल्यू ये मिली. ये होती है आपकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग, कन्वर्टिंग अ डेटा फ्रॉम हायर डेटा टाइप टू लोअर. चांसेस ऑफ डेटा लॉस्ट, राइट? डेटा लॉस हो सकता है, दैट्स व्हाई जनरली अवॉइड करते हैं, बट व्हेनेवर वी नीड इट वी नीड टू यूज इट. क्लियर नाउ? यस. Okay. Now we have third one, that is Boolean casting. Okay, ये Boolean casting basically होती नहीं है. I'm not sure why it is here. So see, Boolean casting actually possible नहीं है Java में because Boolean जो values है, it could be either true or false, which is pretty much predefined values, right? So that's why ये नहीं होती है Boolean casting. Boolean casting considered to be incompatible casting type because Boolean data type is unique type of data. Yes. Okay. So let it be. This Boolean casting. Then we have non-primitive. अब हमने primitive data type देख लिया. Now we have the non-primitive data type. So converting one type of class into another type of class is known as non-primitive casting. एक existing type के class को अगर आप दूसरे class में convert कर रहे हैं, that time it will known as primitive casting. अब अगर आपको अच्छे से याद होगा जब हमने primitive data types पढ़े तब हमने उसमें दो टाइप के data types पढ़े थे, string और class. बाद में जब हमने string पढ़ा तब आपने string में भी देखा होगा that string is also a class declared inside Java. Java package. Yes. Java like. Which means string is also a class. So converting one type of class into another type of class is known as non-primitive casting. इसलिए बोला गया because string is also a class. But अगर आपको उसी के साथ में याद होगा मैंने आपको बताया था that string class is a final class in Java.
No, sorry. It was object class, I guess. Just a minute. या ऑब्जेक्ट क्लास जो रहता है ये बेसिकली सुपर मोस्ट क्लास रहता है जावा में, हमने ये देखा हुआ है. और स्ट्रिंग क्लास जो रहता है ये फाइनल रहता है इन नेचर. मतलब आप स्ट्रिंग क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते. राइट, रिमेम्बर? यस सर. ओके, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग को कंसीडरेशन में लेते हैं. तो नॉन प्रिमिटिव कास्टिंग में अगेन दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज अप कास्टिंग एंड सेकंड वन इज डाउन कास्टिंग. चक्की वाला को तो दौड़ून दे दो. झाला म्हणजे झाला. सो इसमें सबसे पहले आती है आपकी अपकास्टिंग एंड देन देयर इज अ डाउनकास्टिंग. अब ये अपकास्टिंग क्या होती है नॉन प्रिमिटिव टाइप में, ये हम देखते हैं सबसे पहले. सो असाइनिंग अ सब क्लास प्रॉपर्टी इनटू सुपर क्लास इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग. किसी सब क्लास की प्रॉपर्टी को सुपर क्लास में असाइन करना, इसी को ही आपकी सब अपकास्टिंग बोला जाता है. बिफोर परफॉर्मिंग अपकास्टिंग वी नीड टू परफॉर्म इनहेरिटेंस ऑपरेशन. अपकास्टिंग परफॉर्म करने के पहले आपको इनहेरिटेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, व्हिच इज बेसिकली क्रिएटिंग अ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. After performing inheritance, the properties which are present inside superclass comes into subclass. एक बार आपने ये परफॉर्म कर दिया तो सुपर क्लास में जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो सब क्लास में आ जाएगी, जो कि हमने देखा है अभी तक. इनहेरिटेंस में यही होता है बेसिकली, सुपर क्लास की प्रॉपर्टी सब क्लास में आ जाती है. In the subclass, programmer can declare new properties. ये भी देखा है हमने कि हम न्यू प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं. At the time of upcasting operation, the properties which are inherited from the superclass are only eligible for the upcasting operation. मतलब जब आप अपकास्टिंग करेंगे तो सुपर क्लास में जो प्रॉपर्टीज थी सिर्फ वही प्रॉपर्टीज, वही एट्रीब्यूट्स अवेलेबल रहेंगे आपकी अपकास्टिंग के लिए. And the new properties which was declared inside subclass are not eligible for upcasting. जो न्यू एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे. Let's see all the points one by one. So, सबसे पहला पॉइंट देखा हमने, अगर अपकास्टिंग परफॉर्म करनी है तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा हमें? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस. तो इसके लिए लगेगी मुझे एक पेरेंट क्लास, and then I will need a child class. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना जरूरी है. आफ्टर दिस पेरेंट में कुछ प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, राइट? सो लेट्स से पेरेंट हैव अ प्रॉपर्टी Public wide. let's say car, let's say A4. या गोड़ा ह्याला खाऊन. एंड देन पेरेंट के पास में और एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से गोल्ड 1 kg. तो ये दो प्रॉपर्टीज पेरेंट के पास में है. अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये क्या करेगी? पेरेंट क्लास को अगर इनहेरिटेंस ऑपरेशन हो रहा है तो इट विल एक्सटेंड पेरेंट क्लास. yes, पेरेंट क्लास. it will extend the parent class. अब अगर ये क्लास एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टीज आ जाती है इसके पास में. बट इसके अलावा ये खुद की कुछ प्रॉपर्टीज रख सकता है. तो लेट्स से इसके पास में कुछ एक प्रॉपर्टी है, दैट इज बाइक.
R1 एंड इसके अलावा इस चाइल्ड ने खुद का भी कुछ गोल्ड परचेज किया है, लेट अस कंसीडर इस चाइल्ड ने भी खुद का कुछ गोल्ड परचेज किया है। अब अगर आप देखेंगे तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज कार एंड गोल्ड, ये बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के पास में आ जाएगा। यस और इसके अलावा चाइल्ड ने भी कुछ प्रॉपर्टीज खुद की क्रिएट की है, दैट इज बेसिकली अवर गोल्ड एंड बाइक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो गोल्ड प्रॉपर्टी है ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास में कॉमन है, राइट? ओके, लेट्स सी। ये जो गोल्ड प्रॉपर्टी है पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास में कॉमन है। अब जब हमने बात की थी कास्टिंग की, तब हमने क्या बोला था? असाइनिंग सब क्लास प्रॉपर्टीज टू द सुपर क्लास, असाइनिंग सब क्लास प्रॉपर्टीज टू द सुपर क्लास इज नोन एज अपकास्टिंग। मतलब सुपर क्लास में हम सब क्लास की प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे? अगर मैं बात करूं सब क्लास की मतलब चाइल्ड क्लास की, तो चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज क्या है? बाइक एंड गोल्ड। यस, ये प्रॉपर्टीज किस टाइप की है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक चीजों को लोड करने का काम किसका रहता है? ऑब्जेक्ट का। ओके, और ऑब्जेक्ट को बनाने का काम किसका रहता है? प्रोग्रामर का। शाबाश। कंस्ट्रक्टर का सर। ये कौन था प्रोग्रामर वाला? ओके, ओके, लेट्स सी। सो नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स को लोड करने का काम होता है कंस्ट्रक्टर्स का। सो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या बोला है यहाँ पे? दैट असाइनिंग सब क्लास प्रॉपर्टीज टू सुपर क्लास। मतलब सुपर क्लास में हम सब क्लास की प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। सुपर क्लास में मतलब सुपर क्लास के किसी एक वेरिएबल। तो मैं एक सुपर क्लास का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सुपर क्लास जैसे ओबीजे। ये सुपर क्लास का वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, राइट? यस सर। और इसके अंदर मुझे असाइन किसकी प्रॉपर्टीज को करना है? चाइल्ड क्लास की। चाइल्ड क्लास की। चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज कौन लाएगा? कंस्ट्रक्टर। यस सर। ऑब्जेक्ट मतलब ही कंस्ट्रक्टर। तो इस सुपर क्लास में मैं लोड करूंगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, which will be this child class followed by parenthesis. ओके, तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या किया मैंने? रेफरेंस लिया पेरेंट क्लास का और कंस्ट्रक्टर कॉल किया चाइल्ड क्लास का, क्योंकि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में लोड करनी है। सो फॉर परफॉर्मिंग अपकास्टिंग, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, राइट? एक रेफरेंस वेरिएबल रहेगा आपका, पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेंगे आप। एक रेफरेंस वेरिएबल रहेगा आपका इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और कंस्ट्रक्टर कॉल रहेगा आपका चाइल्ड क्लास का, राइट? कुछ इस तरीके से आप अपकास्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब इस अपकास्टिंग में और हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? लेट्स सी। इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या क्या एबिलिटीज है इसकी बात करते हैं।
पेरेंट क्लास के पास में इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या क्या एबिलिटीज है इसकी बात करते हैं. See, it can call the parent class method, that is car. ये कार मेथड पेरेंट के पास में है, दिख रही है, कॉल हो रहा है. लेट्स सी, सी A4 कार को कॉल कर पा रहा है ये पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. आफ्टर दिस ये पेरेंट क्लास कॉल कर पा रहा है गोल्ड मेथड को. सही है, 200 ग्राम गोल्ड कॉल हो रहा है विच इज द मेथड ऑफ चाइल्ड. बट क्या ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैपेबल है बाइक मेथड को कॉल करने की? सेड हियर, कॉल हो रहा है क्या? नो सर. नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? सी, क्या रीजन बोल रहा है? द मेथड बाइक इज अनडिफाइंड इन द टाइप पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास के पास में बाइक मेथड नहीं है, राइट? मतलब इसमें से क्या समझ में आता है हमें, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये पेरेंट क्लास की सभी मेथड्स को कॉल कर सकता है. ये कॉल कार को कॉल कर पा रहा है, ये गोल्ड को कॉल कर पा रहा है. बट जब बात आती है चाइल्ड क्लास की, तो चाइल्ड क्लास में ये सिर्फ कुछ ऐसी ही मेथड्स को कॉल कर पा रहा है जो मेथड्स पेरेंट क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है. मतलब ही कि वो मेथड्स जो चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड करी हुई है, राइट? यही ओवरराइडिंग है. पेरेंट में भी मेथड रहे, चाइल्ड में भी मेथड रहे. यस यस सर. तो ये जो ऑब्जेक्ट बना हमारा, ये जो अपकास्टेड ऑब्जेक्ट है, इसके पास में कैपेबिलिटी है सिर्फ पेरेंट क्लास की उन्हीं मेथड को कॉल करने की, कि जिन मेथड्स को चाइल्ड क्लास की उन्हीं मेथड्स को कॉल करने की कि जो ऑलरेडी पेरेंट में अवेलेबल है और चाइल्ड ने जिसे रीडिफाइन किया है. If we see it here, after performing the inheritance, the properties which are present inside upper class comes into subclass. अपर क्लास की प्रॉपर्टी सब क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास में आ गई. हमने देख लिया कार, ये प्रॉपर्टी आ गई चाइल्ड क्लास में. पेरेंट में थी ये प्रॉपर्टी, यस यस सर. चाइल्ड में आ गई, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आ गई हमारे चाइल्ड में. एंड इन द, और यहाँ पे हमने कुछ न्यू प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की है, दैट इज बेसिकली दिस बाइक एंड अगेन दिस गोल्ड व्हिच वी हैड रीडिफाइंड. At the time of upcasting operation, the properties which are inherited from the superclass are only eligible for upcasting. सुपर क्लास में जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी सिर्फ वही प्रॉपर्टीज एलिजिबल है अपकास्टिंग के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड. बाइक अवेलेबल थी क्या सुपर क्लास में, पेरेंट क्लास में? मैंने यहाँ पे लिखा था बाइक नहीं, मतलब बाइक अवेलेबल नहीं थी. बाइक अवेलेबल नहीं थी इसलिए ये अपकास्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं है. Okay, so the new properties from the child class are basically not available for this upcasting operation. तो ये जो चाइल्ड क्लास में जो न्यू प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं ये अपकास्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं होती. सिंपल इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट का रेफरेंस देके चाइल्ड का अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये सिर्फ आपकी ओवर रिडन मेथड्स को ही कॉल कर पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस पेरेंट क्लास की सभी मेथड्स को कॉल कर पाएगा. बट अगर चाइल्ड क्लास की कोई मेथड है जो न्यू मेथड है, फ्रेश मेथड है, तो इसे ये कॉल नहीं कर पाएगा. तो ये कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे चाइल्ड क्लास को, हमारे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को या फिर हमारे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कि चाइल्ड क्लास की सभी मेथड्स यूज कर पाए. हम ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब हम हमारा फ्रेमवर्क बिल्डअप करते हैं, तब जो हम देखने वाले आगे चल के कुछ दिनों में. तो बेसिकली ये होता है अपकास्टिंग में कि पेरेंट क्लास में जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज अगेन रीडिफाइन होगी चाइल्ड क्लास में और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कॉल कर पाएंगे. अगर चाइल्ड खुद की कोई न्यू प्रॉपर्टी लेके आया है, फॉर एग्जांपल दिस बाइक, तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉल नहीं कर पाएंगे. दैट्स योर अपकास्टिंग. यू कैन सी इट सेम हियर. बाइक और कार पेरेंट के पास में थी, बाइक और कार सन के पास में भी है. इसके अलावा सन के पास में डिग्री ये मेथड है. बट जब हमने अपकास्टिंग परफॉर्म की, विच इज बेसिकली
Where it is? This is the sun. Yeah, see. Father F equals to new son. जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इस ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी क्या थी? ये बाइक को कॉल कर पा रहा था और ये कार को कॉल कर पा रहा था, बट ये इस डिग्री को कॉल नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी. ये क्लियर है सबको? बट सर जो पेरेंट क्लास में जो गोल्ड था उसके मतलब चाइल्ड क्लास के पास जो गोल्ड है उसका ही आउटपुट कंसोल में शो कर रहा है. That's what overriding is. Yes sir. Then so what about that gold method present in the parent class? At that time you can use the parent class object. अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप चाइल्ड की मेथड्स को लोड करोगे पेरेंट के ऑब्जेक्ट में, पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में, विच इज दिस ऑब्जेक्ट. तो इसकी वजह से कॉल किसे होगा? चाइल्ड की ही मेथड को. ओके सर. अगर पेरेंट की कुछ है तो इनहेरिटेंस की वजह से बाय डिफॉल्ट आने वाली है वो, बट चाइल्ड की नई मेथड को एंटरटेन नहीं करेंगे हम. इज इट क्लियर? यस सर. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तो हम चाइल्ड का अभी तो कॉल कर सकते हैं ना. नॉर्मल ऑब्जेक्ट से आप चारों के चारों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं. नॉट चारों एक्चुअली, बिकॉज ये ऑलरेडी गोल्ड ओवरराइड हो गया तो डायरेक्टली कॉल नहीं जाएगा पेरेंट के गोल्ड को. सो बेसिकली आप कार, गोल्ड और बाइक तीनों को कॉल कर सकते हैं. बट जब आप अपकास्टिंग करते हैं तब आप आपके ऑब्जेक्ट को समहाउ लिमिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए. राइट? सो इन प्रॉपर्टीज को आप कुछ एक तरीके से हाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की नजर से. ये कॉन्सेप्ट हमारी यूज में आता है जब हम हमारी स्क्रिप्ट को मल्टी ब्राउजर टेस्टेबल बनाते हैं. तब जब हम हमारी एक ही स्क्रिप्ट को क्रोम ब्राउजर पे भी रन करते हैं, हम हमारी एक ही स्क्रिप्ट को मोजिला पे भी रन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी रन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ये कॉन्सेप्ट काम में आता है. यस, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay. Okay. Now next is downcasting. Assigning superclass properties into subclasses known as downcasting. This downcasting I don't see anywhere performing. Like किसी ने परफॉर्म किया है ये मैंने देखा नहीं है, और जनरली यूज में भी नहीं है ये downcasting, right? Assigning the properties of superclass into subclass, that is basically your inheritance. But before that we need to perform upcasting first. Okay, see, downcasting I don't think it is possible, because if we are talking about this concept, so that is a simple inheritance that we have, and ये कभी concept use में भी नहीं आया हमारे, but you can just go through its definition if someone asks you, right? It is not that much important. ये concept आपकी use में नहीं आने वाला है. हमारे generally use में, most of the use में आता है ये upcasting का concept, and after that we have this two, implicit and explicit. इसमें से भी एक्सप्लिसिट कास्टिंग ही जनरली हम यूज करते हैं, इम्प्लिसिट में नहीं उतना यूज करते, बिकॉज जनरली हम हायर डेटा टाइप ही प्रेफर करते हैं. सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट इट. एनी डाउट ऑन दिस? नो सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट मेन मेथड. वो आपने जो रिटर्न टाइप पढ़ाया था ना, तो आपने वो बताया था कि मेन मेथड में वॉइड ही जो रिटर्न टाइप होता है. सर वो मुझे ना थोड़ा समझ में नहीं आया, तो वो पूछना था मुझे कि मेन मेथड में रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? कुछ इंफॉर्मेशन वापस देना कि जिसे हम रीयूज कर सके. यस यस सर. कुछ इंफॉर्मेशन वापस देना सो दैट उस इंफॉर्मेशन को हम रीयूज कर सके, कहीं ना कहीं पे वापस यूज में ला सके.
अब इफ इन केस अगर मेन मेथड वॉइड की जगह पे कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है, लेट्स से इंटीजर, कोई नंबर वापस करती है, तो ये इंटीजर नंबर कहाँ जाएगा? जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा इस नंबर का? कुछ भी नहीं करेगा। So that's why main method is always having void as a return type. इंफॉर्मेशन अगर वापस भेज रहे तो यूज में तो है, जेवीएम के पास में एबिलिटी ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई भाई साहब आपका मटेरियल आप ही रखिए, हमें वॉइड दे दीजिए। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, how to build a singleton class in constructor? Singleton class. Okay. I had read it somewhere. मेरे ख्याल से ये सिंगलटन क्लास का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास को लिमिट करने के काम में आता है, to not let its properties go outside anywhere. Yes. That it is made by using private constructor. Yeah. Not private method, private constructors actually. Yeah. Yes. इस तरीके के ऑपरेशन सी एक्चुअली क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तब हर इंडस्ट्री अपना फ्रेमवर्क डिफरेंटली डिजाइन करती है, तो कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में या हर जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता ही रहे इस चीज का, बिकॉज जावा में बहुत सारी वाइड ओपनिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें जितनी, क्योंकि हम डेवलपर नहीं है, हम है टेस्टर, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है हम उसी इंफॉर्मेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये सिंगलटन क्लास इस तरीके से वर्क करती है, यू कैन ट्राई इट। और लेट्स डू वन थिंग, मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ अगेन, एंड जो कुछ भी मुझे बेस्ट मिलता है वो मैं आपको कल डिलीवर करता हूँ। सो इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, सो यू कैन सिंपली गो फॉर लाइक, अगर आते हैं ट्राई कीजिए, रिसर्च करके देखिए इन क्वेश्चंस के ऊपर में। बट इफ इन केस अगर कुछ चीजें नहीं आती है सो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि 10 में से 7 क्वेश्चंस के आंसर आर मोर देन इनफ, हमें 9-10 पे भी नहीं जाना है, मॉक में जाइए, एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं जाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे अगर आप नेक्स्ट पर्सन आपको 10 क्वेश्चन पूछता है और आप 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तो आप अगले पर्सन की क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। सो दैट्स व्हाई कुछ जगह पे एड़ा बन के पेड़ा खाना भी पड़ता है। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes. Okay. I will see the singleton class concept, right? Generally, मतलब rare case में पूछा जाता है, but still we will see it, right? Okay, sir. Okay. Any other questions? No, sir. Okay, I will mark it as no. That's it then. Thank you for your time. काला हाय खा का म्हणते तर